आइस एज का दौर। उत्तरी टेक्सास का एक वीरान इलाका। करीब 37,000 साल पहले हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाओं के बीच दो आदि मानव शिकार की तलाश करते हुए एक विशाल अंधेरी गुफा तक आ पहुंचे। अंदर घुसते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में बंट गए ताकि शिकार को ढूंढना आसान हो जाए। लेकिन तभी गुफा की गहराई में घुसते ही एक आदि मानव की नजर बर्फ में जमी एक अजीब आकृति पर पड़ी। वो एक इंसान था। लग रहा था जैसे हजारों सालों से वहां दफन हो। आदि मानव उसे देख ही रहा था कि अचानक अंधेरे से एक खूंखार परछाई उस पर टूट पड़ी। न जाने वो क्या बला थी। उसके नुकीले पंजों ने आदि मानव के शरीर को लहूलुहान कर दिया और उसकी गर्दन ही चीर कर रख दी। तभी उसकी चीख सुनकर उसका साथी वहां आया और उस प्राणी की पीठ में खंजर घोंप दिया। प्राणी कराहता हुआ गुफा की गहराई में भाग गया। आदि मानव खंजर लेकर उसके पीछे गया। तभी उसने देखा वो प्राणी जमीन पे घायल पड़ा था। देखने से धरती का नहीं बल्कि किसी दूसरे ही ग्रह का लग रहा था। अचानक वो प्राणी फिर उठ खड़ा हुआ और आदि मानव पर झपट पड़ा। लेकिन इस बार आदि मानव ने बिना रुके वार पर वार किए और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके जख्मों से खून नहीं बल्कि एक काला तरल बह निकला, जैसे धरती के नीचे पाए जाने वाला कच्चा तेल हो। उस काले तरल में भी जान थी। पल भर में वो तरल आदि मानव के पूरे शरीर पर फैल गया, उसके रोम रोम में समा गया और अगले ही क्षण गुफा में उसकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। इसी के साथ कहानी वर्तमान समय में आ गई। उत्तरी टेक्सास के उसी वीरान इलाके में आज एक छोटा सा शहर था। अचानक एक बच्चा खेलता हुआ एक गुफा में आ गिरा। ये वही गुफा थी जहां उन आदि मानव का सामना उस खूंखार प्राणी से हुआ था। उस बच्चे को वहां कई सारे इंसानी कंकाल मिले। वो उत्साहित होकर ऊपर खड़े अपने दोस्तों को उसके बारे में बता रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे वही काला तरल रिसने लगा। वो काला तरल किसी कीड़े की तरह रेंगता हुआ बच्चे के पूरे शरीर में समा गया। उस बच्चे का शरीर बिल्कुल अकड़ गया। उसने मदद की उम्मीद में अपने दोस्तों की तरफ देखा, पर उसकी गहरी काली आंखें देख उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर गए और सीधा अपने अपने घर की तरफ भाग खड़े हुए। कुछ ही देर बाद फायर फाइटर्स की एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उस बच्चे को बचाने के लिए कैप्टन ने अपने 4 आदमियों को गुफा के अंदर भेजा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे चारों आदमी भी अंदर ही गुम होकर रह गए। कैप्टन परेशान हो गया। इतने में ही वहां हेलीकॉप्टर, ऑयल टैंकर्स और गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। हेलीकॉप्टर से बायोहजार्ड सूट पहने कुछ लोग उतरे। उन्हीं में था ब्राउनश्वेग, जिसने उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और गुफा के आसपास घेराबंदी कर दी। ब्राउनश्वेग के लोग एक सील्ड कंटेनर लेकर गुफा के अंदर उतरे और बच्चे को कंटेनर में बंद करके वहां से ले गए। ब्राउनश्वेग बच्चे की हालत देख काफी घबरा गया, पर उसकी तैयारी देखकर लग रहा था जैसे इस घटना के बारे में वो पहले से बहुत कुछ जानता हो। इस घटना के एक हफ्ते बाद टेक्सास के ही डालस शहर में FBI की बिल्डिंग में हंगामा मचा था। खबर मिली थी कि किसी आतंकवादी संगठन ने बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट किया है। स्पेशल एजेंट इंचार्ज डेरियस मिशो अपनी टीम से बार बार फेडरल बिल्डिंग की जांच करवा रहा था, पर उन्हें अब तक बिल्डिंग में बॉम्ब होने के कोई सुराग नहीं मिले थे। इसी बीच डेरियस की नजर अपने 2 खास एजेंट्स फॉक्स मल्डर और डेना स्कली पर पड़ी, जो ठीक सामने वाली इमारत की तलाशी ले रहे थे। मल्डर और स्कली अलग ही थे। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बाकी सबसे जुदा था। वे कभी FBI के गुप्त विभाग एक्स फाइल्स का हिस्सा थे। वो विभाग जहां ऐसे केस रखे जाते थे जिनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता, जैसे आसमान में उड़ते रहस्यमयी UFOs, एलियंस द्वारा लोगों का अपहरण या फिर ऐसी हत्याएं जिनके सबूत विज्ञान से मेल ही नहीं खाते। मल्डर को इन रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वहीं स्कली पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट थी, जिसे FBI ने खास तौर पर मल्डर के साथ जोड़ा था ताकि वो हर केस को वैज्ञानिक नजरिए से परखे। लेकिन आगे चलकर एक्स फाइल्स विभाग को बेवजह ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और मल्डर और स्कली को क्राइम डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। बहरहाल मल्डर बिल्डिंग में बॉम्ब तलाश करता हुआ जब कैफेटेरिया में पहुंचा, तभी उसे एक वेंडिंग मशीन के अंदर छुपा बॉम्ब मिल गया जो 13 मिनट में फटने वाला था। मल्डर ने फौरन डेरियन को इसकी खबर कर दी। डेरियन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ तुरंत मौके पे पहुंचा। वक्त बहुत कम था, इसलिए उसने मल्डर और स्कली को जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया, पर वो खुद उस कमरे में ही रुका रहा, ये कहकर कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। मल्डर और स्कली ने उसका ऑर्डर मानते हुए पूरी बिल्डिंग खाली करा दी। लेकिन अंदर तो कुछ अजीब घट रहा था। डेरियन बॉम्ब डिफ्यूज करने के बजाय उसके सामने ऐसे बैठा था मानो बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहा हो। इतने में ही एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा शहर उस बम के धमाके से गूंज उठा। बिल्डिंग तहस नहस हो गई और डेरियन अंदर ही दफन हो गया। मल्डर और स्कली कांपते हुए बस ये तबाही देखते रह गए।
कुछ समय बाद वॉशिंगटन डीसी में मौजूद FBI हेडक्वार्टर में मल्डर और स्कली की सुनवाई हुई। उन्हें जब बताया गया कि इस धमाके में 5 लोगों की जान चली गई है, जिनमें शामिल थे एक बच्चा, 3 फायर फाइटर और डेरियन, तो उनके होश उड़ गए। मल्डर और स्कली ने सफाई दी कि उन्होंने तो पूरी तसल्ली के साथ बच्चे बूढ़े सभी को बिल्डिंग से बाहर निकाला था, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अधिकारियों ने सीधा इल्जाम उन्हीं पर ठोक दिया कि इन मौतों के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं। उस दिन मल्डर देर रात तक एक बार में बैठा शराब पीता रहा। वो खुद को उन मासूमों की मौत का दोषी मानकर बहुत निराश हो गया था। इसी दौरान उसने गौर किया, एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मल्डर बार से बाहर निकला, तभी वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया। मल्डर उसे पहली दफा ही देख रहा था, लेकिन वो बूढ़ा मल्डर के बारे में सब जानता था। उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर एल्विन कर्ट्जवेल, और कहा कि उसे डलस बॉम्ब ब्लास्ट के ऐसे राज मालूम हैं जो मल्डर के होश उड़ा देंगे। लेकिन मल्डर ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और घर जाने के लिए टैक्सी रोकने लगा। तभी कर्ट्जवेल ने मल्डर के पास आकर कहा, क्या तुम जानते हो मल्डर, बम धमाके के वक्त ऑफिसर डेरियन ने बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने जानबूझकर बॉम्ब को ब्लास्ट होने दिया। मल्डर चौंक गया। उसने कहा कि डेरियन ऐसा क्यों करेगा? वो ऊंचे दर्जे का एक ईमानदार ऑफिसर था। वो भला बिल्डिंग में जानबूझकर धमाका क्यों होने देगा? इस पर कर्ट्जवेल ने कहा, शायद डेरियन किसी के लिए अपनी वफादारी साबित कर रहा था, लेकिन ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि धमाका FBI बिल्डिंग के बजाय उसके ठीक सामने की बिल्डिंग में क्यों हुआ? मल्डर ने कहा, क्योंकि FBI की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में बॉम्ब रखना नामुमकिन है। नहीं, कर्ट्जवेल ने कहा, उन्होंने सामने वाली इमारत इसलिए चुनी क्योंकि उसमें भी फेडरल ऑफिसेज थे। वहां फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा ने एक टेम्पोररी मेडिकल क्वारंटीन ऑफिस बनाया था, जहां उन्होंने कुछ समय पहले ही 3 फायरमैन और एक बच्चे की लाश लाकर रखी थी। यानी कि मल्डर डेरियन के अलावा जिन 3 फायरमैन और एक बच्चे को इस धमाके में मरा बताया जा रहा है, असल में वो पहले से ही मरे हुए थे। ये बॉम्ब ब्लास्ट तो केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, ताकि फायरमैन और उस बच्चे की मौत की असली वजह छुपाई जा सके। ये सुनकर मल्डर हंस पड़ा। उसने कहा कि उन मामूली फायरमैन और बच्चे की मौत को छुपाने के लिए क्या कोई पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा? इस पर कर्ट्जवेल ने कहा कि बेशक वे फायरमैन और बच्चा मामूली हो सकते हैं, पर शायद उनकी मौत की वजह मामूली ना हो। मल्डर सोच में पड़ गया और टैक्सी में बैठकर निकल गया। उसे कहीं न कहीं कर्ट्जवेल की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। तसल्ली के लिए वो स्कली के साथ उस हॉस्पिटल के लिए निकला जहां बम धमाके में मारे गए लोगों की लाशें रखी थी। दूसरी ओर टेक्सास के उस गांव में जहां गुफा में काला तरल यानी कि ब्लैक ऑयल मिला था, डॉक्टर ब्राउनश्वेग ने उस गुफा के मुहाने को सुरक्षित कर लिया था। वे एक मशीन के जरिए गुफा की सतह के नीचे से ब्लैक ऑयल निकालकर उसे टैंकर्स में भर रहे थे। इसी बीच वहां एक आदमी हेलीकॉप्टर से उतरा, एक रहस्यमयी शख्स जिसका असली नाम था स्पेंडर, लेकिन लोग उसे सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग मैन के नाम से जानते थे। ब्राउनश्वेग उसे गुफा के अंदर ले आया। अंदर कुछ खौफनाक घट रहा था। उन्होंने एक आदमी को एक चैम्बर में बंद कर रखा था। उसका पूरा शरीर चिपचिपा पारदर्शी हो चुका था और उसके पेट में पनप रहा था एक भयानक प्राणी। उस प्राणी ने अब तक उस आदमी को जिंदा रखा था और अंदर ही अंदर उसे गलाकर डाइजेस्ट करते हुए विकसित हो रहा था। डॉक्टर ने उस चैम्बर को फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा था, जिससे उस प्राणी की विकास प्रक्रिया धीमी हो गई थी। डॉक्टर ने स्पेंडर से पूछा कि क्या उन्हें उस आदमी को खत्म कर देना चाहिए। इस पर स्पेंडर ने कहा कि पहले इस पर वैक्सीन टेस्ट करो। अगर वैक्सीन ने काम नहीं किया तो इसे भी बाकियों की तरह जला देना। इसी दौरान दूसरी ओर मल्डर और स्कली उस हॉस्पिटल में थे जहां बम धमाके में मारे गए फायरमैन और बच्चे की लाश रखी थी। उन लाशों को देख दोनों के होश उड़ गए। उनका शरीर भी चिपचिपा पारदर्शी था, बिल्कुल गुफा में मौजूद उस आदमी की तरह। मतलब साफ था गुफा में मौजूद वो आदमी और ये 3 फायरमैन वही थे जो बच्चे को बचाने गुफा में उतरे और ब्लैक ऑयल का शिकार हो गए, जिसके बाद उन सभी के पेट में वो प्राणी जन्म लेने लगा। 3 फायरमैन और बच्चे को तुरंत मारकर उनकी मौत की वजह छुपाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और एक फायरमैन को गुफा में रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब सवाल ये उठता था कि इतनी बड़ी साजिश के पीछे आखिर कौन लोग थे और वे इतने खतरनाक ब्लैक ऑयल के रहस्य को दुनिया से क्यों छुपा रहे थे, और सबसे अहम सवाल कि वो ब्लैक ऑयल आखिर थी क्या चीज। बहरहाल मल्डर और स्कली को ये तो समझ आ गया कि फायरमैन और बच्चे की मौत की वजह बम धमाका तो नहीं था, यानी उनकी जान मल्डर और स्कली की वजह से तो नहीं गई। इसे साबित करने के लिए स्कली उस फायर फाइटर का पोस्टमार्टम करने लगी। उसने पाया कि फायरमैन का पूरा शरीर क्रिस्टल जैसी चीज में तब्दील हो चुका था। इसी दौरान मल्डर कर्ट्जवेल को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उन मौतों के बारे में और जान सके। लेकिन जब मल्डर उसके घर पहुंचा तो देखा कि वहां तो पहले से ही पुलिस का जमावड़ा लगा था। पुलिस वालों ने मल्डर को बताया कि कर्ट्जवेल पर अश्लील वीडियोस बनाने के आरोप लगे हैं, इसलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
मल्डर जब वापस लौटने लगा तभी उसे कर्ट्जवेल नजर आया, अपनी बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ। उसने इशारों से मल्डर को अपने पास बुलाया। मल्डर ने उससे पूछा कि आखिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है। इस पर कर्ट्जवेल ने बताया कि उसके पास कुछ खतरनाक राज हैं, इसलिए उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मल्डर ने अब सीधे सवाल किया, फायरमैन और बच्चे की मौत किस वजह से हुई और कौन है जो उनकी मौत का राज छुपा रहा है। इस पर कर्ट्जवेल ने बताया कि एक बड़ा सिंडिकेट है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का एक ग्रुप, या यूं कहें कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट। उनकी पहुंच दुनिया भर में है और दुनिया भर के बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स में उनके लोग हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा भी उनके कंट्रोल में है। कोई भी नेशनल इमरजेंसी जैसे कि बाढ़, भूकंप या कोई युद्ध डिक्लेयर होने पर फेमा के पास संविधान को सस्पेंड करके सरकार अपने हाथ में लेने की पावर है, और ऐसी पावरफुल एजेंसी भी उस सिंडिकेट के कंट्रोल में है। वो सिंडिकेट एक खतरनाक वायरस को छुपाने की कोशिश में है जो इस धरती का नहीं बल्कि दूसरे ग्रह का है। फायरमैन और वो बच्चा उसी एलियन वायरस का शिकार हुए थे। ये सब सुनकर मल्डर के होश उड़ गए। कर्ट्जवेल ने उसे आगे बताया कि सिंडिकेट का ग्रुप भविष्य में किसी बड़े मकसद को अंजाम देने वाली है जिससे पूरी मानव जाति को खतरा है। कर्ट्जवेल ने मल्डर से कहा कि उसे जल्द से जल्द सिंडिकेट की साजिश का खुलासा करना होगा और उसे सुराग मिलेंगे डलस शहर में। मल्डर उसी वक्त स्कली के साथ डलस आ गया और FBI फील्ड ऑफिस पहुंचा, जहां बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग से मिले एविडेंस रखे गए थे। वहीं मल्डर को पता चला कि FBI टीम को दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग में एक आदि मानव का फॉसिल भी मिला है। स्कली ने जब उस फॉसिल की जांच की तो पाया कि उसकी हड्डियां भी वैसी ही क्रिस्टल में बदल गई थी जैसे उसने कुछ देर पहले फायरमैन की बॉडी में देखी थी। इससे साफ था कि ये फॉसिल उसी आदि मानव का है जो 37,000 साल पहले गुफा में ब्लैक ऑयल यानी कि एलियन वायरस का शिकार हुआ था। उस फॉसिल के बारे में पूछने पर एक एजेंट ने मल्डर को बताया कि ये फॉसिल धमाके से कुछ दिन पहले फेमा वालों ने किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से लाकर उस बिल्डिंग में रखा था। मल्डर को अब यकीन हो गया कि फेमा सचमुच उस सिंडिकेट के साथ मिला है और वे जरूर उस आर्कियोलॉजिकल साइट के बहाने फिर किसी बड़े मामले को दबाने की कोशिश में है। मल्डर स्कली के साथ उस आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर उसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर डॉक्टर ब्राउनश्वैग फायरमैन को वैक्सीन देने आया जिसके पेट में एलियन प्राणी पनप रहा था, लेकिन उसके चैम्बर में पहुंचते ही डॉक्टर सन्न रह गया। उसने देखा कि उस आदमी का पेट फटा हुआ था, यानी कि एलियन उसका पेट फाड़कर बाहर आ चुका था। डॉक्टर घबरा गया और जल्दी गुफा से बाहर निकलने लगा, पर तभी उसने देखा अंधेरे की आड़ लिए वो एलियन प्राणी छुपकर उसे ही घूर रहा था। ये एलियन बिल्कुल वैसा ही था जैसा 37,000 साल पहले आदि मानवों ने देखा था। डॉक्टर कुछ सोच भी पाता उससे पहले ही वो एलियन उस पर झपट पड़ा और उसे अपने नुकीले पंजों से नोचने लगा। डॉक्टर ने जैसे तैसे हिम्मत करके उसे वैक्सीन की इंजेक्शन घोंप दी, जिससे एलियन गुफा के अंदर भाग निकला। डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाने लगा। ऊपर खड़े उसके साथी ये सारा भयानक दृश्य देख रहे थे, पर मदद करने के बजाय उन्होंने गुफा का मुहाना ही बंद कर दिया। डॉक्टर गुफा में ही जिंदा दफन हो गया। रोता बिलखता डॉक्टर जब पीछे मुड़ा तो एलियन उसके पीछे ही खड़ा था। एलियन ने एक झटके में ही डॉक्टर को चीर फाड़ कर रख दिया। कुछ समय बाद जब मल्डर और स्कली वहां पहुंचे तो देखा कि अब वो जगह पूरी तरह सुन सपाट पड़ी थी। सिंडिकेट्स गुफा से सारा ब्लैक ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जा चुके थे और गुफा को छुपाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर बच्चों का प्लेग्राउंड बना दिया था। मल्डर और स्कली ने वहां पास खेल रहे बच्चों से पूछताछ की। बच्चों ने उन्हें बताया कि यहाँ काम कर रहे लोग करीब 1 घंटे पहले ही निकले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास व्हाइट टैंकर्स थे जिसमें ना किसी कंपनी का लोगो था ना कोई नाम। बच्चों ने उन्हें दिशा बताई जिस दिशा में उन्होंने टैंकर्स को जाते देखा था। मल्डर और स्कली उस दिशा में निकल पड़े। घंटों उस दिशा में बढ़ते रहने के बाद उन्हें दिखाई दी एक ट्रेन जिसमें उन्हीं व्हाइट टैंकर्स को लोड करके कहीं ले जाया जा रहा था। उस ट्रेन का पीछा करते हुए वे एक पहाड़ी तक आ गए। तभी उन्हें कुछ अजीब नजर आया। पहाड़ी के पीछे रेगिस्तान में एक कॉर्नफील्ड था और उसके ठीक बीचों बीच 2 विशाल छत्ते जैसी चीज चमक रही थी। मल्डर और स्कली जिज्ञासा लिए उस छत्ते के अंदर आ गए। अंदर काफी ठंड थी और पूरी जगह सुनसान पड़ी थी। वहीं उन्हें जमीन पर ढेर सारे चौकोर स्ट्रक्चर दिखाई दिए, किसी वेंटिलेशन जैसे। उन्हें अंदाजा हुआ कि जरूर जमीन के नीचे कुछ तो है। तभी अचानक ही वेंटिलेशन जाली खुल गई और उसके अंदर से ढेर सारी मधुमक्खियों का जलजला सा उमड़ आया। मल्डर और स्कली फौरन वहां से बाहर निकल आए। वे मधुमक्खियों के डंक से बाल बाल बचे। इतने में ही 2 हेलीकॉप्टर्स वहां उनकी तलाश में आ गए और उन्हें ढूंढने लगे। मल्डर और स्कली जैसे तैसे कॉर्नफील्ड की आड़ लेकर वहां से निकल भागे। दोनों मल्डर के घर पहुंचे। मल्डर को अंदाजा था कि जिस वायरस की कर्ट्जवेल बात कर रहा था उन टैंकर्स में जरूर वही वायरस होगा, लेकिन मधुमक्खियां
उन्हें वहां रखने की वजह क्या होगी। मल्डर और स्कली ये सोच ही रहे थे कि अचानक स्कली को अपनी गर्दन पे कुछ चुभन महसूस हुई। उसने देखा उसे एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया था, जो भागते वक्त उसकी कोट में ही छुपी रह गई थी। अगले ही पल स्कली की हालत खराब होने लगी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मल्डर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन ये अजीब था, एक मधुमक्खी के काटने से भला स्कली की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती थी। मल्डर को समझ आया कि हो न हो मधुमक्खियों में वही एलियन वायरस है जिसके बारे में कर्ट्जवेल ने बताया था। सिंडिकेट मधुमक्खियों के जरिए दुनिया में वायरस को फैलाने की साजिश रच रहे हैं और शायद ये किसी बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी है। इतने में ही एम्बुलेंस वहां आ गई। मेडिकल टीम ने फौरन स्कली को उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन मल्डर के गाड़ी में बैठने से पहले ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मल्डर ने ड्राइवर से पूछा कि स्कली को किस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, पर तभी ड्राइवर ने बंदूक निकाली और मल्डर को शूट कर दिया। मल्डर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल पीछे से एम्बुलेंस आई। ये असली एम्बुलेंस थी जो मल्डर को घायल देख तुरंत अस्पताल ले गई। यानी कि जो स्कली को ले गए वो उसी सिंडिकेट के लोग थे। खुशकिस्मती से उनकी गोली मल्डर के सिर को छूकर निकल गई थी, जिस वजह से मल्डर की जान बच गई। कुछ समय बाद मल्डर को जब होश आया तो वो फौरन हॉस्पिटल से निकला और कर्ट्जवेल को कॉल करके बार के पीछे मिलने बुलाया। अब एक कर्ट्जवेल ही था जो स्कली को बचाने में उसकी मदद कर सकता था, लेकिन जब मल्डर बार के पीछे पहुंचा तो वहां कर्ट्जवेल की जगह एक बुजुर्ग आदमी अपनी कार की डिक्की में कुछ रख रहा था। वो आदमी सिंडिकेट का ही मेंबर था। मल्डर उससे डरा नहीं। उसने पूछा कि कर्ट्जवेल कहाँ है। इस पर बुजुर्ग ने मल्डर से कहा, दुर्भाग्य से कर्ट्जवेल तो अब नहीं रहा, लेकिन अगर तुम स्कली का पता चाहते हो तो आकर कार में बैठ जाओ। मल्डर उसकी कार में सवार हो गया। उस बुजुर्ग ने मल्डर को किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और एक इंजेक्शन थमा दिया और बताया कि ये एक कमजोर वैक्सीन है उस वायरस के खिलाफ जिससे एजेंट स्कली इन्फेक्टेड है। मल्डर के पास 96 घंटे हैं। अगर वक्त रहते उसने स्कली को ढूंढकर ये वैक्सीन लगा दिया तो स्कली की जान बच सकती है। मल्डर ने उस आदमी से पूछा कि आखिर ये वायरस क्या चीज है और आखिर वे लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तब उस आदमी ने मल्डर को एक भयानक हकीकत से रूबरू कराया। उसने बताया कि ये एक एलियन वायरस है, उस एलियन सभ्यता द्वारा छोड़ी गई जो अरबों साल पहले इस धरती पर आए थे। उस वक्त जब धरती का वातावरण किसी भी जीव के रहने लायक नहीं था, तब वे एलियंस तो वापस चले गए पर अपने पीछे छोड़ गए ये वायरस ब्लैक ऑयल, जो अरबों सालों से धरती के नीचे दफन है। उस एलियन रेस के लौट के आने पर इन्हें फिर से एक्टिवेट किया जाएगा ताकि वे एलियंस धरती से जीवों को मिटाकर धरती पर अपनी कॉलोनी बना सकें। उस आदमी ने आगे बताया कि वे एलियंस हमेशा से पृथ्वी पे आते रहे हैं। एलियन यूएफओज के देखे जाने वाली घटना, एलियंस द्वारा लोगों का अपहरण किए जाने वाली बात सब सच है और ये सच सिंडिकेट के लोग दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। इसके पीछे एक वजह है। मल्डर ने पूछा कि क्या वजह है। उस आदमी ने बताया कि जब उनका पहली बार एलियन से आमना सामना हुआ तो उन्हें एलियंस की ताकत का अंदाजा हुआ। सिंडिकेट ने मान लिया कि एलियंस को धरती पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तब सिंडिकेट ने एलियंस के साथ ये समझौता कर लिया कि अगर सिंडिकेट के लोगों की जान बख्श दी जाए तो वे धरती को कॉलोनाइज करने में एलियंस की मदद करेंगे। एलियंस राजी हो गए और तभी से सिंडिकेट एलियंस के हर सबूत मिटाते आ रहे हैं ताकि एलियंस के काम में कोई बाधा न बने। उस शख्स ने आगे कहा, हमारी जान बख्शने का मतलब ये नहीं था कि एलियंस हमें जिंदा रहने देंगे, बल्कि वो चाहते थे कि हम खुद को एलियन में कन्वर्ट करें। एलियंस ने हमें अपना डीएनए दिया, अपना फीटस। वो चाहते थे कि हम एलियन और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर हाइब्रिड्स तैयार करें जो बाद में एलियंस की सेवा कर सकें। इसलिए मेरा ग्रुप खुफिया तरीके से एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बनाने का भी काम कर रहा है। हम वक्त वक्त पर लोगों को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। इसके साथ ही हम मधुमक्खियों के जरिए एलियंस वायरस को फैलाने की तैयारी भी कर चुके हैं। ये वायरस इंसानों के डीएनए में बदलाव करता है जिससे एलियंस इंसान का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि हमें एलियंस पर भरोसा नहीं था, इसलिए हमने अंदर ही अंदर उस वायरस की एक वैक्सीन बना ली थी, लेकिन एक कमजोर वैक्सीन। पर हाल ही में हमें टेक्सास की गुफा में एलियन वायरस का एक नया वेरिएंट मिला जो इंसान के अंदर पनपता है और उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल आता है। तब हमें मालूम चला कि एलियंस के प्लान्स और भी भयानक हैं। ये सब सुनकर मल्डर के होश उड़ गए। उसने उस आदमी से पूछा कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। इस पर उस आदमी ने कहा कि वो शर्मिंदा है। उसे एहसास हो गया है कि वो खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है और उसका ग्रुप किसी भी हाल में अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उन्हें हर हाल में बस जिंदा रहना है। उसने ये भी बताया कि मल्डर को ये हकीकत बताने के बाद उसके ग्रुप के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उस आदमी ने पहले तो अपने ड्राइवर को गोली मार दी और फिर मल्डर को जल्दी वहां से भागकर स्कली को ढूंढने के लिए कहा। मल्डर के गाड़ी से निकलते ही उसने खुद को गाड़ी के साथ ही उड़ा लिया। मल्डर सन्न रह गया।
इस घटना के 48 घंटे बाद मल्डर अंटार्कटिका महाद्वीप के एक वीरान इलाके में आ पहुंचा, जिसकी लोकेशन उस बुजुर्ग ने उसे दी थी। उसने देखा वहां एक सीक्रेट कैंप था और सिंडिकेट के कुछ लोग भी। उन लोगों के जाते ही मल्डर तेजी से कैंप की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो रास्ते में ही एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे के अंदर एक बड़ा सुरंग था। मल्डर उस सुरंग में आगे गया और एक पाइप से बाहर निकला। तभी उसने सामने जो देखा उसके होश फाख्ता हो गए। वो एक एलियन स्पेसशिप में था जहां कई सारे पॉड्स रखे हुए थे। मल्डर ने देखा कि सभी पॉड में एक इंसान और एक एलियन साथ कैद थे, ठंड में जमे हुए। यानी कि ये वही जगह थी जहां इंसान और एलियंस मिलकर एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बना रहे थे। वहीं मल्डर को एक सील्ड कंटेनर नजर आया। मल्डर समझ गया कि हो न हो स्कली को उस कंटेनर में ही यहाँ लाया गया होगा। वो जब उस कंटेनर के पास गया तो कंटेनर खाली था, लेकिन उसके सामने वाले लिक्विड से भरे एक पॉड में मल्डर को स्कली नजर आ गई। उसे अभी अभी ठंडे पानी में कैद किया गया था, एक एलियन फीटस के साथ। मल्डर ने फौरन पॉड के कांच को फोड़ दिया और स्कली को वैक्सीन इंजेक्ट कर दी, जिससे वो फीटस नष्ट हो गया और स्कली होश में आ गई। लेकिन उसी पल शिप में हलचल होने लगी। शिप के ऊपर कैंप में स्पेंडर भी मौजूद था, जिसकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा था। उसे समझ आया कि ये शिप जल्द ही उड़ान भरने वाली है। उसने अपने लोगों को जल्दी इस जगह को खाली करने का आदेश दिया। इधर स्कली होश में तो आ चुकी थी, पर ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मल्डर उसे उठाकर किसी तरह शिप से बाहर ले जाने लगा। वो जिस पाइप के रास्ते आया था उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसने देखा पॉड्स में मौजूद एलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स जागने लगे। वजह थी शिप के स्टार्ट होने से शिप में बड़ी गर्मी। एलियंस एक के बाद एक अपना पॉड फोड़कर बाहर आने लगे। मल्डर ने जल्दी स्कली को पाइप से ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जब वो खुद ऊपर चढ़ रहा था तभी एक एलियन ने उसका पैर धर दबोचा। मल्डर ने उसे लात मारकर अपना पैर छुड़ाया और स्कली को लेकर सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एलियन शिप बर्फ की मोटी चादर को फाड़ती हुई बाहर निकलने लगी। मल्डर और स्कली पूरी तेजी से भागे ताकि शिप की चपेट में आने से बच सके, लेकिन जल्द ही गहरी खाई उन्हें निगल गई। पर खुशकिस्मती से वे शिप के ऊपर गिरे थे। शिप के ऊपर आते ही उन्होंने सतह पे छलांग लगा दी और मौत से बाल बाल बच गए। उसी पल उन्होंने देखा शहर जितने विशाल उस एलियन स्पेसशिप को, जो ऊपर उठी और बादलों में गायब हो गई। मल्डर और स्कली सही सलामत घर लौट गए। उन्होंने इतना कुछ भयानक देखा, एलियंस के बारे में सब कुछ जाना, पर सबूत के तौर पे उनके पास वो मरी हुई मधुमक्खी के अलावा और कुछ नहीं था। सिंडिकेट अब भी सक्रिय थे। उनमें एलियंस के प्रति वफादारी अब भी बरकरार थी। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। टेक्सास बॉर्डर में मौजूद कॉर्नफील्ड उन्होंने जला दिया। एलियन वायरस फैलाने वाली मधुमक्खियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। पर मल्डर और स्कली भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर एक बार अपना पुराना डिपार्टमेंट एक्स फाइल्स शुरू किया और सिंडिकेट ग्रुप का पर्दाफाश करने की कोशिश में लग गए। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आप भी इस कहानी में डूब गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ।